कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एनिमल। क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एनिमल। अब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो हमने जान लिया था कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की, तो एनिमल्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा? सॉरी, एनिमल्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा? तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ने लिया है वो ब्लड के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। जो भी फूड आपने लिया था उस फूड में जो न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड के थ्रू। तो हमें बेसिक क्या पता चल गया कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका? ब्लड का, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन का। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये होल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? जहां पे कोई ऐसी बॉडी जिसपे कोई खास तरह का पाथवे नहीं दिया हुआ है, यानी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं दे रखा है जिसके थ्रू जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? यानी कि ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा? तो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है बॉडी के। इस तरह से जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइड्रा में होता है और भी कई सारे जीवों में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या है? यानी ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा बॉडी के। इसके लिए कोई खास तरह का फीचर यानी कोई खास पाथवे नहीं दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या दिया हुआ है? इस तरह से आर्टरीज, वेन्स यानी कि ब्लड वेसल्स दी हुई है जिसके थ्रू, यानी कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बॉडी में ना, नसें दी हुई हैं, उन्हीं नसों में होकर के तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज या वेन्स कहते हैं। तो यही स्ट्रक्चर अगर अलग से खास तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस में दे रखा है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में क्या क्या देखेंगे? तो क्या सर्कुलेट हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो सबसे पहले ब्लड देखेंगे। फिर किसमें सर्कुलेट हो रहा है? ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स देखेंगे। उसके बाद और कौन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है? तो हार्ट है, और हार्ट क्या करेगा? तो हार्ट बीट। और उसके बाद ब्लड का ट्रांसफ्यूजन देखेंगे। तो ये ओवरऑल समरी है कि क्या क्या टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले पार्ट क्या है? ब्लड है। तो यहाँ पे हम किसको डिफाइन करेंगे? सबसे पहले ब्लड को। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यू आप लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं टिश्यूज ना, क्योंकि ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो लेकिन ये कैसे सेल्स है? तो कनेक्टिव टिश्यूज है। यानी कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये होल बॉडी में रन कर रहे हैं, होल बॉडी को कनेक्ट किए हुए हैं। अगर किसी बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड का जो है ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर फ्लूइड नहीं है तो फिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? अगर आपसे कोई ब्लड की डेफिनेशन पूछेगा तो सबसे पहले क्या बताएंगे? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये नेचुरल कोलाइड है, क्योंकि आप इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये नेचुरली फॉर्मेट होता है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। तो दो बातें आपको पता चल गई क्या क्या? पहला ये नेचुरल कोलाइड है, दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कितना पाया जाएगा? तो एक एवरेज ह्यूमन की बात करें, अगर एक एवरेज बॉडी की बात करें तो 5 to 6 लीटर पाया जाता है। अब फीमेल्स में जो है किससे? फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा कम ब्लड पाया जाता है। अगर मान लिया 5.5 लीटर ब्लड किसी फीमेल में है तो फिर 6 लीटर ब्लड किसमें होना
चाहिए, मेल में होना चाहिए, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ डिसाइड होगा कि कितना ब्लड किस में रहेगा, क्योंकि कोई कोई तो जिसकी हेल्थ अच्छी है उसका ब्लड भी अच्छा होगा, यानी कि उसमें ब्लड की मात्रा ज्यादा होगी, और जिसकी हेल्थ खराब है उसमें ब्लड की मात्रा कम होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसकी हेल्थ पर। ये बात समझ में आ गई, कितना ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि ब्लड क्या है, तो यही ऑप्शन में दे देगा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और क्या है, तो कितना पाया जाता है एवरेज ब्लड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एवरेज बॉडी में। अब ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 होती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, कितनी होती है इसकी पीएच वैल्यू, 7.4 होती है। ये क्या है, तो बेस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना पीएच स्केल पर 7 तक क्या 7 पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना, न्यूट्रल होता है, और उसके बाद क्या होगा, तो बेस हो गए। तो ये कैसा है, 7.4 इसकी पीएच वैल्यू है, ठीक है। और ये टोटल वेट का, टोटल ह्यूमन बॉडी वेट का कितना परसेंट पाया जाएगा, तो 7% पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको मुझे लगता है ब्लड क्लियर है। ब्लड में ब्लड का कलर कैसा है, तो रेड है। अब ये रेड ब्लड है, इसकी खास वजह क्या है, ब्लड का और कोई कलर क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड में एक खास तरह का पिगमेंटेशन पाया जाता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का। अब एक बात याद रखिए, यहीं पे एक बार एक कंपटीशन में पूछा था, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा था कि क्या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड की बात मैं कर रही हूँ, ब्लड किसको किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है ना। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना। अगर ब्लड में से, अब ये इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है बॉडी में, तो यानी कि आयरन की मात्रा कम है, और आयरन की मात्रा कम होगी तो फिर क्या होता है, एनीमिया होता है ना। क्योंकि आयरन की कमी से, ये क्वेश्चन पूछता है ना कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। अभी तक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऑक्सीजन का, और इसमें क्या पाया जाएगा, तो आयरन कंटेंट पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बहुत सारा। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड को। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है। इससे पहले एक बात और देख लीजिए कि मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन अलग, हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग होगी। यानी मेल में कितनी होगी, तो 14 to 18 mg/dl, है ना। और फीमेल में कितनी होगी, 12 to 14 mg/dl। ये बात याद रखिए, ये जो मेजरमेंट यूनिट दे रखी है ना, mg/dl, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है इसने कि हम हीमोग्लोबिन को किस मेजरमेंट यूनिट में जो है मेजर करेंगे, तो किस में मेजर करेंगे, mg/dl में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो मेल में कितना पाया जाएगा, 14 to 18 mg/dl, और फीमेल में कितना पाया जाएगा, 12 to 14 mg/dl। आइए अब देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड को। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ब्लड मिलकर बना है, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, तो प्लाज्मा है, और क्या है, ब्लड कार्पोसेल्स है। यानी कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, किन दो चीजों से, प्लाज्मा से और ब्लड कार्पोसेल्स से। ब्लड का प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा इसका लिक्विड स्ट्रक्चर है ना। जो लिक्विड है वो क्या है, प्लाज्मा है। इसमें कितनी परसेंट वाटर है, तो 90% इसमें वाटर है। और जो ये टोटल ब्लड का कितना पार्ट है, तो टोटल ये 55% से 60%
90% पार्ट ऑफ ब्लड क्या है, तो प्लाज्मा है, और बाकी जो 40 to 45% है वो क्या है, तो ब्लड कार्पोसेल्स हैं। अब देखिए पहले प्लाज्मा को देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे क्या, ब्लड कार्पोसेल्स को। अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि 90 प्लाज्मा क्या है, तो लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, येलो कलर का ये लिक्विड होता है। इसमें 90% वाटर है और ये टोटल ब्लड का 55 to 60% है, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरे का क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, क्लियर हो गया। फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, बोथ आर यूजेबल ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो क्लॉटिंग करते हैं। किसकी, क्लॉट मतलब क्या होता है, थक्का जमा देना, यानी जैसे कट जाता है ना, तो कटने पर कहीं पे जाके ब्लड जम जाता है, इसी को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। कौन करेगा, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसी में से ये दोनों यानी प्लाज्मा में से ही हम अगर क्या निकाल लें, ये दोनों प्रोटीन निकाल लें, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल लें, तो ये लिक्विड कैसा हो जाएगा, तो ये क्लियर लिक्विड पार्ट हो जाएगा। और क्या करेगा ये, यहाँ पे कह रहा है ना, द क्लियर लिक्विड पार्ट of the blood that remains after blood cells and clotting protein have been removed, यानी इसमें से क्या निकाल लिया जाए, क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल लिया जाएगा। तो क्या जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। इसी सीरम के थ्रू जांच होती है कि बॉडी में कौन सा रोग हो रहा है। तो रोग की जांच के लिए रोगों की जांच के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरम का। सीरम कब बनेगा, जब फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर दिया जाएगा। तो अभी प्लाज्मा क्लियर हो गया आपका टोटल। आइए अब चलेंगे किस पर, ब्लड कार्पोसेल्स पे। ब्लड कार्पोसेल्स होल ब्लड का कितना पार्ट है, तो 40 to 45% पार्ट है। ब्लड कार्पोसेल्स में 3 पार्ट्स देखेंगे, कौन कौन सा। फर्स्ट पार्ट है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, सेकेंड है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स को ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरबीसी, और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। अब इनको देखिए, रेड ब्लड कार्पोसेल्स को ही हम और क्या कह सकते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इरेथ्रोसाइट किसका अदर नेम है, रेड ब्लड सेल का, ठीक है। और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इरेथ्रोसाइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीनों ही याद रखिए, है ना। कौन कौन, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। सेल या कार्पोसेल्स जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए रेड ब्लड सेल में ये विदाउट न्यूक्लियस है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए प्रोटीन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, ये हमने पढ़ा है ना। तो ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। अगर आप किसी की रेड ब्लड सेल को अगर टेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे डीएनए नहीं है, तो ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये किसका डीएनए है या किसका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस है, इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप राउंड है, राउंड शेप में, ठीक है। लेकिन व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कैसी है, इररेगुलर शेप में है। इसका कोई खास शेप नहीं है, किसी भी शेप में हो सकती है। और ये इसमें विद न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको। अगर आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कंपेयर करके पढ़ने से इजी चीजें याद रहती हैं। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट। अब इसमें क्या है, ये विदाउट न्यूक्लियस है, ये विद न्यूक्लियस है। इसका शेप कैसा, राउंड शेप है, इसका शेप कैसा है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अभी प्लेटलेट्स को नहीं देखते, पहले इन्हीं दोनों को देख लीजिए। तो ये क्या करते
आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी के जो नंबर है ये बहुत ज्यादा है, यानी ये 99% ऑफ कार्बोसेल्स पाए जाएंगे। जितना ब्लड है उसका 99%, जितनी ब्लड सेल्स है उसका 99% क्या है, आरबीसी ही है। अगर इसकी नंबर पूछ ले आपसे तो लगभग 5 मिलियन कार्बोसेल्स पाई जाती है ना। अब इसमें क्या है, लाइसोसोम्स भी नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है। लाइसोसोम्स क्या वर्क करते हैं, क्यों यहाँ पे दिखाया गया है कि लाइसोसोम्स नहीं है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, तो ब्लड सेल्स को, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, एक तरह से ब्लड सेल्स को खा करके खत्म कर देते हैं ना। यही वर्क होता है किसका, लाइसोसोम्स का, ठीक है। अब रेड ब्लड कार्बोसेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 120 डेज है। 120 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अब इनकी ग्रेवयार्ड यानी ये खत्म कहाँ पर होती है, तो ये स्प्लीन में खत्म होती है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये खत्म होती है, मतलब इनका एंड प्रोसेस कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है, इसीलिए हम इसको स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स की ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बनती कहाँ है, तो ये जो बोन्स है, बोन्स के अंदर बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और जो छोटे बच्चे होंगे यानी एम्ब्रो जो होता है, माँ के पेट में जो बच्चा है ना, वो वहां पे कहाँ बनता है, तो एम्ब्रो का मेसोडर्म में बनता है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। रेड ब्लड सेल क्लियर हो गया। इसके आगे कहाँ चलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स में। कहाँ चलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स में आपने क्या क्या जान लिया कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसकी शेप क्या होती है, इर्रेगुलर होती है। इनको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनके नंबर कितने होंगे, 8000 to 10,000 हो सकते हैं, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज था, और लेकिन इसका लाइफ स्पैन कितना है, 4 डेज है। आरबीसी सॉरी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर आप रेशियो देखेंगे तो अगर 600 आरबीसी है तो 1 क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। यहाँ पे क्योंकि 99% कार्बोसेल्स क्या है, आरबीसी ही है, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या है, बहुत कम है, ठीक है। क्लियर हो गई। अब देखिए इसका वर्क क्या है, रेड कार्बोसेल्स क्या कर रही थी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी किसका, इसमें जो आयरन कंटेंट था किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था ऑक्सीजन का। और लेकिन व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स क्या करेंगी, तो ये फॉरेन मटेरियल जितने भी होंगे, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या किसी भी तरह के जो भी फॉरेन बॉडी एंटर करेगी बॉडी में, उससे ये फाइट करेंगे। तो यानी ये प्रिवेंट करते हैं किससे, डिजीज से, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या क्या है, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तो अभी हमने देख लिया था। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ये क्या करेंगे, तो ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं ना। इनका लाइफ स्पैन कितना है, इसका भी लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज है, और इनके नंबर कितने हैं, 2 to 3 लाख। अब ये जितना भी लिखा हुआ है ना, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ब्लड एक बड़ा टॉपिक है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए है कि ब्लड को कैसे मेजर करते हैं, कितना हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड का क्या वर्क है, व्हाइट ब्लड का क्या वर्क है, इनके नंबर कितने हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना है, और इनकी शेप कैसी है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने देख लिया था ना, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, सीरम किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा रह गया था किसका, व्हाइट ब्लड सेल्स का थोड़ा पार्ट बचा रह गया है, यानी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो वहां पे लिखा रहता है बहुत कुछ, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। ये जो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये 3 चीज पाई जाएगी, और क्या पाया जाएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। यानी ये 5 चीजें जो आपके ब्लड टेस्ट में दिखाई देती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये किसके पार्ट है, ये सभी पार्ट हैं डब्ल्यूबीसी के। किसके पार्ट है, डब्ल्यूबीसी के। तो इओसिनोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट टू बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से बचाते हैं, यानी बैक्टीरिया को एनग्ल्फ कर लेंगे। जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा बैक्टीरिया, उसको किसी ना किसी तरह से, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का
एक्चुअल वर्क ही क्या है, WBC का एक्चुअल वर्क क्या है, प्रिवेंट टू डिजीज, और प्रिवेंट टू डिजीज के लिए तो हमें फाइट करनी होगी ना फॉरेन मटेरियल से, तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट बैक्टीरिया। और मोनोसाइट क्या है, तो मोनोसाइट अगर पूछेगा ना WBC में से सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो मोनोसाइट ही है, ठीक है, मोनोसाइट को ही बिगेस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन बचा, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करते हैं, फाइट करते हैं, है ना। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब लिम्फोसाइट में भी दो पार्ट दे रखे हैं, टी सेल और कौन, बी सेल। कौन कौन दे रखा है, टी सेल और बी सेल। टी सेल क्या करेगी, तो हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर द इन्फेक्शन, यानी ये इन्फेक्शन से बचाएगी। अब मान लीजिए टी सेल खत्म हो जाए, है ना, बॉडी में अगर टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए किसी तरह से, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन से नहीं बचा पाएगा, है ना, और इन्फेक्शन से नहीं बचेंगे हम तो फिर तरह तरह की बीमारियां होंगी। बी सेल क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो सबसे पहले आपने जान लिया मोनोसाइट क्या है, बिगेस्ट सेल है, लिम्फोसाइट्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करता है, और यहाँ पे टी सेल और बी सेल किसके पार्ट है, तो लिम्फोसाइट के पार्ट है। टी सेल क्या करेगा, तो हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर द इन्फेक्शन, और बी सेल क्या करेगा, तो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नहीं, टॉपिक सॉरी। अब यहाँ पे अभी हमने ब्लड, सिर्फ हमने ब्लड को समझा है कि ब्लड के स्ट्रक्चर को, कि ब्लड क्या था और ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और बेसिक ब्लड के वर्क क्या हैं। अब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ ब्लड पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के ब्लड हैं, उसके बाद ब्लड को कैसे प्योर करते हैं, ये सब चीजें अभी रह गई हैं। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने अभी इतना ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स को, और देखेंगे हार्ट को, हार्ट बीट को, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।